गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में आपके साइंस सब्जेक्ट में जो बायोलॉजी है उसमें एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसा कि आप अभी तक सीरियल से पढ़ रहे हो कोशिका के विभिन्न कोशिकांग, यानी कोशिका में पाए जाने वाले अंग, तो उन्हीं क्रम में से एक आज नया अंग है जिसका नाम है गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। तो आइए आज हम गुणसूत्र के बारे में जानते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, इसकी क्या संरचना है और इसका मेन वर्क क्या होता है, मतलब ये क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले खोज देखते हैं कि किसने इसकी खोज की। तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 यानी कि 1875 में की थी। और डब्ल्यू वाल्डेयर, इनका पूरा नाम डब्ल्यू वाल्डेयर है या वाल्डेयर, कुछ भी आप पढ़िए, वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया। यानी कि गुणसूत्र की खोज सबसे पहले 1875 में स्ट्रासबर्गर ने की और डब्ल्यू वाल्डेयर ने इसे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं और इंग्लिश में क्रोमोसोम लिखते हैं। तो ये तो खोजकर्ता हो गए कि गुणसूत्र की खोज किसने की। इसके बाद अब हम देखते हैं इसकी आकृति और आकार यानी शेप एंड साइज कैसा होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आकृति एवं आकार। तो आकृति क्या है? कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र VJL अथवा शलाका के रूप में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पढ़ना है कि कोशिका विभाजन क्या होता है। आपको पता है कि हमारे शरीर का निर्माण कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसा आपने पढ़ा है किसी भवन का निर्माण करते हैं यानी किसी घर का, तो सबसे पहले हम उसकी सबसे छोटी इकाई ईंट को इकट्ठा करते हैं। तो कई सारी ईंटों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो छोटी सी दीवार का निर्माण होता है। जब कई सारी दीवारें बनती हैं तो कमरे बन जाते हैं। जब कई सारे कमरे बनते हैं तो एक पूरा घर बन जाता है। उसी प्रकार से कोशिका भी हमारे शरीर में सबसे पहले यानी सबसे छोटी इकाई होती है। शरीर का निर्माण करने के लिए कोशिका सबसे पहली या सबसे प्रथम प्राथमिकता होती है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से एक शरीर का ढांचा बनता है जिसे हम कंकाल कहते हैं, और उसके बाद एक संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। तो आप समझ में आया कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है और शरीर को निर्मित होने के लिए कई सारी कोशिकाओं का प्रयोग होता है। तो कोशिकाएं हमारे शरीर में निरंतर बनती रहती हैं और जिनकी आयु पूर्ण हो जाती है वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती हैं, यानी वो सृजन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकलती रहती हैं और नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। तो जब वो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसमें एक आपकी प्रोसेस है कोशिका विभाजन। विभाजन से मतलब होता है बांटना, बंटना। तो एक कोशिका से नई संतति कोशिकाएं यानी एक मात्र कोशिका से नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो उन कोशिकाओं के बनने के समय एक एक आपकी अवस्थाओं में बांटा गया है। कई सारी अवस्थाएं बटी हुई हैं कोशिका विभाजन की। तो उनमें से आपकी एक अवस्था है एनाफेज। तो उसी एनाफेज अवस्था में आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के V, J और L के आकार के रूप में दिखाई देते हैं। ये हम बात कर रहे थे कोशिका विभाजन की। एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के V, J और L के आकार की होती है, जबकि सामान्यतः गुणसूत्र जो होते हैं वो शलाका के आकार के होते हैं। शलाका जिन्हें हम नॉर्मली या सामान्य रूप से सलाई कहते हैं, सिलाई, निटिंग वाली सिलाई यानी जो बुनने वाली सिलाई आती हैं, उनका आकार कैसा होता है? छड़ा आकार होती हैं, पतली रॉड जैसी छड़ा आकार। तो यहाँ पर एक गुणसूत्र की संरचना बताई गई है। देखिए ये गुणसूत्र की संरचना सामान्यतः सीलिंग फैन जैसी दिखाई दे रही है, यानी छत के पंखुड़ियों की जैसे, यानी छत के पंखे की पंखुड़ियों की जैसी। तो ये छत की पंखुड़ियाँ जो है ये शलाका के रूप में ही है, यानी छड़ाकार है। तो ये थी आकृति और आकार। इसके बाद अब आते हैं संरचना पर, स्ट्रक्चर पर कि इसकी संरचना कैसी होती है।
तो जो गुणसूत्र है ये प्रत्येक गुणसूत्र में कुंडलित धागे के समान 2 क्रोमोनिमेटा होते हैं। यानी ये गुणसूत्र की संरचना के अंदर देखिए 2 संरचनाएं बनी हुई हैं और ये टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं हैं, इन्हें हम कुंडलित संरचनाएं विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो ये टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं यानी कुंडलित संरचनाएं हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। ये लिखा हुआ है क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इन्हीं क्रोमोनिमेटा पर मोतियों की माला के जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं, दाने उपस्थित होते हैं। तो जो आपका ये क्रोमोमेटा है इसी पर छोटे छोटे मोतियों के माले जैसे दाने उपस्थित होते हैं जो सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के बारे में नीचे जानेंगे जब गुणसूत्र का कार्य पढ़ेंगे, अभी संरचना समझ रहे हैं। दोनों क्रोमोनिमेटा में थोड़ी थोड़ी दूर पर गहरे रंग के क्रोमोमियर्स होते हैं। यानी जो ये संरचना आपकी गुणसूत्र की बनाई गई है, इस संरचना में एक खंड जो है गुणसूत्र का वो डार्क होता है और एक हल्का होता है। यानी जो डार्क गुणसूत्र होता है वो क्रोमोमियर्स कहलाता है और जो हल्का होता है वो इंट्रोक्रोमोमियर्स कहलाता है। वो हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं गया है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से एक खंड डार्क होगा, गहरे रंग का होगा, वो क्रोमोमियर कहलाएगा और जो हल्के रंग का होगा वह उसको हम इंट्रोक्रोमोमियर कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए जो गुणसूत्र है इसके चारों ओर पेलिकल का आवरण होता है, क्योंकि किसी भी कोशिकांग को ढकने के लिए आवरण का काम कोई ना कोई पदार्थ अवश्य करता है। जैसे कोशिका को ढकने के लिए कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, उसी प्रकार से इस गुणसूत्र को ढकने के लिए जो इसके बाहर का पूरा आवरण है उसे हम पेलिकल कहते हैं। यानी पेलिकल के द्वारा ये गुणसूत्र बाहर के हिस्से से ढका हुआ होता है। इसी पेलिकल और क्रोमोनिमेटा के बीच का जो खाली क्षेत्र है उस खाली क्षेत्र में एक तरल भरा रहता है। तरल का मतलब बहने वाला द्रव। तो उस द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए लिखा भी है कि गुणसूत्र के अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो गुणसूत्र के अंदर का भाग कौन सा हुआ, जो पेलिकल वाला हिस्सा है और क्रोमोनिमेटा के बीच का जो खाली एरिया है, जो भी खाली एरिया दिखाई देगा उस खाली एरिया में जो है आपका तरल भरा होगा, उसी तरल को हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जिस स्थान से जुड़ती हैं उस स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं। यानी ये आपका गुणसूत्र का पूरा ढांचा बना हुआ है। इस गुणसूत्र में ये आपकी गुणसूत्र की एक भुजा है और ये नीचे की एक भुजा है। तो इन दोनों भुजाएं जो है एक ऐसे बिंदु से जुड़ रही हैं जो इसका सेंटर है, केंद्र है। उस सेंटर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। यानी गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जिस स्थान से जुड़ती हैं या जिस बिंदु से जुड़ती हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इसी के साथ यह थी आपकी गुणसूत्र की संरचना, जिसमें से कुछ एक दो और दिए गए, प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन और तीसरा है सैटेलाइट। तो सबसे पहले प्राथमिक संकीर्णन। देखिए जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है तो उस समय और भी कोशिका के कोशिकांगों का बंटवारा होता है, उसमें आपका गुणसूत्र का बंटवारा होता है। यानी गुणसूत्र भी मात्र कोशिका से संतति कोशिका में जा रहा होता है, तो उसमें सबसे पहले प्राथमिक संकीर्णन होकर के केवल इतने गुणसूत्र का निर्माण होता है। इसके बाद द्वितीयक संकीर्णन होता है। द्वितीयक संकीर्णन के बाद गुणसूत्र का सैटेलाइट वाला हिस्सा भी बनता है। जिस प्रकार से हर एक कोशिकांग को विकसित होने की एक अवस्था होती है, एक निश्चित समय होता है, उसी प्रकार से इस गुणसूत्र का भी विकास होने के लिए प्राथमिक संकीर्णन और द्वितीयक संकीर्णन दोनों क्रियाएं होती हैं। इसी के साथ आज का जो आपका संरचना था वो समाप्त होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के कार्य, यानी इसका क्या वर्क है, ये क्या कार्य करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक वाहक है। आनुवंशिक वाहक, दो शब्द यहाँ पर नया है। वाहक का मतलब होता है लाने और ले जाने वाला। जैसे आपके व्हीकल्स होते हैं, यातायात के साधन, जिन्हें हम कहते हैं परिवहन के साधन, मतलब वो क्या करते हैं, सामान को ढोते हैं, यात्रियों को ढोते हैं।
उसी प्रकार से आपका गुणसूत्र जो है ये आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है। आनुवंशिक सूचनाएं वे सूचनाएं होती हैं जो माता पिता के द्वारा संतानों में निरंतर पहुंचती रहती हैं, यानी हमें पितृजों से प्राप्त होती हैं। पितृजों की सूचनाएं, पितृजों के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता में स्थानांतरित होते हैं और वो स्थानांतरित करने वाला जो अंग है, वो पदार्थ है जो वो आपका गुणसूत्र है। यानी यही गुणसूत्र आपकी पूर्वजों से, पितृजों से आनुवंशिक लक्षणों को संतानों में ले जाता है। इसके बाद आगे लिखा है कि गुणसूत्र डीएनए अणुओं के बने होते हैं। यानी जो गुणसूत्र हैं उनका निर्माण डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल से होता है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो स्वयं में ही आनुवंशिक पदार्थ है और आनुवंशिक लक्षणों को नई पीढ़ियों में स्थानांतरित करता है। जब गुणसूत्रों का निर्माण डीएनए से हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि गुणसूत्र भी आनुवंशिक लक्षणों को ले जाते होंगे संततियों में। तो वही लिखा है कि जिससे ये आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। यानी मेन समझ में आया कि आनुवंशिकता में जो है गुणसूत्र का ये रोल है, भूमिका है कि ये आनुवंशिक लक्षणों को, या आप सामान्य लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिखिए कि माता पिता के लक्षणों को, पूर्वजों के लक्षणों को संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हमें माता पिता से प्राप्त हुए हैं और माता पिता के भी पिता से और माता पिता के पूर्वजों से भी प्राप्त होते रहते हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहता है और ये क्रम चलते रहने में जो आपका गुणसूत्र है, जो आपका डीएनए है, ये रोल निभाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्रोमोसोम्स की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। देखिए अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, परंतु हमें मनुष्य के क्रोमोसोम की संख्या याद रखनी है। तो मनुष्य की क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो आपकी होती है 46, टोटल में आपकी 46, और हम इसको लिखते हैं 23 पेयर्स, यानी कि 23 जोड़ी। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है कि मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना है कुल संख्या 46 होती है, या आपको कुल में नहीं लिखा हुआ है तो आप बताना है 23 जोड़ी। यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जब माता पिता से नई संतति का निर्माण हो रहा होता है तो इन्हीं क्रोमोसोम्स के माध्यम से हमें पता चलता है उत्पन्न होने वाली संतान बालक है या बालिका। और इन्हीं क्रोमोसोम्स में से अगर कोई ज़्यादा या कम हो जाता है तो उस व्यक्ति को आनुवंशिक विकार यानी जेनेटिक विकार भी आ जाते हैं। तो हमें गुणसूत्रों की संख्या याद रखना है, कुल गुणसूत्र 46 और 23 जोड़ी। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो क्रोमोसोम पर आधारित था, समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी में इसको शेयर करो, साथ में चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है और चित्र भी आप साफ और सुंदर सा बनाना।